नमस्कार। आज हम छठी कक्षा के चौथे अध्याय जिसका नाम है मानचित्र का अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं मानचित्रों के बारे में, ग्लोब के बारे में, मानचित्रों के उपयोग के बारे में, इनके प्रकार के बारे में और मानचित्र कितने उपयोगी हैं हमारे लिए, इन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लोब क्या होता है। आप सभी ने ग्लोब को अपने घर में, स्कूल में या अन्य किसी ऑफिस में देखा होगा। ग्लोब धरती का प्रतिरूप होता है, यानी हम कह सकते हैं कि यह एक छोटी पृथ्वी के समान है। लेकिन ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। इसका मतलब ग्लोब जो है वो हर जगह यूज़ नहीं किया जा सकता। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों या फिर गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। यानी ग्लोब की सहायता से हम अध्ययन कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन कई बार जब हम किसी एक विशेष क्षेत्र की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तब ग्लोब उतना उपयोगी साबित नहीं होता। तो इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं ऐसा हम, जो कि बहुत उपयोगी होता है हमारे लिए और इसको कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, कहीं भी ले जाया जा सकता है, दीवार पर लटकाया जा सकता है। तो वो चीज़ है मानचित्र। मानचित्र क्या होते हैं? आप यहाँ पर चित्र में एक मानचित्र देख रहे हैं जिसमें हरियाणा स्टेट को दिखाया गया है। हरियाणा यानी हमारा राज्य, उसको दिखाया गया है। मानचित्र कहते किसे हैं? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर किया गया चित्र है। यानी यहाँ पर हरियाणा जो है वो पृथ्वी का एक पार्ट है, पृथ्वी का एक भाग है और उसको हमने कागज़ की सतह के ऊपर, चपटी सतह के ऊपर दिखा दिया तो ये बन गया मैप। अब मैप यानी मानचित्र में क्या क्या होना ज़रूरी है वो भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि मानचित्र कहाँ कहाँ काम आते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख देते हैं तो यह बन जाता है एटलस। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं मानचित्रों के प्रकार के बारे में। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या फिर थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र को विषयगत मानचित्र भी कहा जाता है। इसके बाद शुरुआत करते हैं भौतिक मानचित्र से, यानी देख लेते हैं कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिजिकल मैप। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। यानी इन मानचित्रों में हमें ये दिखाया जाता है कि धरातल कैसा है, किसी भी सतह का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का धरातल कैसा है। जैसे पर्वत है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे पठार है, या वहाँ पर मैदान कहाँ कहाँ पर है, ये इस मानचित्र में दिखाया जाता है। और इन मानचित्रों को भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक मानचित्रों की। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों
व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि यह दिल्ली का मानचित्र है। इसमें कोई पर्वत पठार ये नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसमें जगह के नाम दिखाए गए हैं, सीमाएं दिखाई गई हैं। तो यह है राजनीतिक मानचित्र। यानी इस प्रकार के मानचित्रों में आपको धरातल की जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ आपको जगह के नाम की और सीमाओं की जानकारी भी मिलती है। इसके बाद तीसरी तरह के जो मानचित्र हैं, यानी थीमेटिक या फिर विषयगत मानचित्र, यानी इसमें कोई विषय होता है, एक अलग विषय पर ये मानचित्र होते हैं, अलग अलग विषयों पर आधारित होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं रेनफॉल, यानी जो वर्षा मानचित्र है ये एक, कि भारत में वर्षा कैसे कैसे हुई है किसी अवधि में। अवधि दी हुई है 1/10/18 से 31/12/18 तक। मानचित्र में ये दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी वर्षा हुई है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक या फिर विषयगत मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। घटक का मतलब मानचित्र में ये चीजें होनी अति आवश्यक हैं, बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले दूरी। दूरी का मतलब ये होता है कि मानचित्र में किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी को हम अंदाजा लगा सकते हैं मानचित्र को देखकर। अब ये कैसे लगाते हैं ये हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण घटक है वो है दिशा, यानी मानचित्र हमें ये बताता है कि कौन सा स्थान कौन सी दिशा में स्थित है। और तीसरा है प्रतीक। प्रतीक का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको मानचित्र में सिंबल्स यानी प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब इनको अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। छोटे पैमाने का मतलब यह है कि यह तो संभव नहीं है कि हम इतना बड़ा कागज का टुकड़ा लेकर के आए कि पूरे क्षेत्र को उसमें दर्शा सकें। हम क्या करेंगे, उसके जैसे कि आपको अपने घर का मैप बनाना है तो आप किचन दिखाएंगे तो थोड़ी जगह में दिखाएंगे। ये तो है नहीं कि आप किचन का वास्तविक आकार उसमें दिखा पाएंगे। इनको इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, यानी जिस एक अनुपात रखते हैं हम, उसी अनुपात को पैमाना कहते हैं। यह तभी संभव होता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। यानी कागज पर अगर आपने 1 सेंटीमीटर दिखाया है तो वो स्थल की बड़ी दूरी को शो करेगी। इसलिए इस उद्देश्य के लिए क्या चुना जाता है, एक पैमाना। अब पैमाना कैसे यूज किया जाता है मैप में ये देखेंगे। आप देख रहे हैं कि आप दाईं तरफ एक मैप दिखाया गया है, एक मानचित्र दिखाया गया है, जिसमें नीचे की तरफ एक पैमाना दिखाया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि 1:1,00,000 मीटर, 1:1,00,000 मीटर का ये पैमाने का मैप है। इसी को विस्तृत भाग में बाईं तरफ दिखाया गया है कि किस तरह से पैमाना यूज़ किया जाता है। यह इस मैप का पैमाना हालांकि नहीं है, दूसरे मैप का पैमाना है, लेकिन हम इसको बड़ा करके देख सकते हैं कि यह शो करता है कि 0 से लेकर जैसे हम 20 तक आए तो यह क्या हो गया, 20 किलोमीटर। यानी इतनी दूरी जो है, 0 से 20 तक आए हो तो इतनी दूरी जो है वो 20 किलोमीटर को शो कर रही है। और 0 से आप 100 तक आ रहे हैं तो इतनी दूरी मानचित्र में 100 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है। इसको कहते हैं मानचित्र का पैमाना। इसके बाद यहाँ पर 2 स्थानों के बीच की अगर आपको दूरी निकालनी होती है मानचित्र के अंदर तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक स्केल लीजिए, स्केल को लेकर के
किन्हीं दो स्थानों, जैसे दो ये रेड बिंदु, ये रेड पॉइंट्स दिए गए हैं, लाल बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो मान लेते हैं कि इसका पैमाना है 1:1,00,000 मीटर। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर को दिखाया गया है 1,00,000 मीटर के बराबर। तो यहाँ जो सेंटीमीटर हो जाते हैं वो हो जाते हैं लगभग क्या 4.7 सेंटीमीटर। तो 4.7 सेंटीमीटर को अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो धरातल पर यह दूरी होगी 4,70,000 किलोमीटर। 4,70,000 मीटर होगी, 4,70,000 मीटर। अगला जो महत्वपूर्ण घटक है वो है दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं होती है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब हम देख सकते हैं कि अगर आपको उत्तर दिशा का पता है तो आप क्या करेंगे, उत्तर के सामने मुंह करके खड़े हो जाएंगे। जो आपका दायां हाथ है वो पूर्व दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो आपका बायां हाथ है वो पश्चिम दिशा को शो करेगा, और आपके पीछे की तरफ जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण दिशा। अब यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है, इंडिया रिवर मैप। इसमें आपको कोने में बाईं तरफ कोने में दिखाई दे रहा है कि NWSE जो दिशाएं हैं वो दिखाई गई है। सबसे ऊपर में इसमें शो किया गया है नॉर्थ को, यानी मानचित्र के ऊपरी भाग में नॉर्थ दिशा शो होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रतीकों की। प्रतीक भी किसी मानचित्र का महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों तथा कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। प्रतीकों की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन को किस तरह से सिंबल्स के रूप में, प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है। यह बच्चों इसलिए किया जाता है क्योंकि वास्तविक रूप में मानचित्र के ऊपर किसी भी चीज़ का दिखाया जाना असंभव होता है। मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन को दिखाना है तो आप रेलवे स्टेशन की पिक्चर थोड़ी बनाएंगे। वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रतीक वहाँ पर लगा देंगे, बना देंगे, ताकि मानचित्र को देखने वाले को ये पता लग जाए कि वहाँ पर क्या चीज़ है। सड़कें, पक्की और कच्ची सड़कों को दिखाया गया है। सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिले की सीमाएं शो की गई है। नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल को भी इसमें दिखाया गया है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी को भी अलग अलग प्रतीकों से शो किया गया है। पीओ का मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है पोस्ट ऑफिस, पीटीओ का मतलब पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, और पीएस का मतलब होता है पुलिस स्टेशन। बस्ती और कब्रिस्तान को भी इसमें आपको दिखाया गया है, और पेड़ों और घास को भी इसमें शो किया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है जिसमें वसंतपुर, डुमरी और सुंदरपुर 3 इलाके हैं, और बीच में एक मुख्य सड़क आपको दिखाई दे रही है, और गलियां भी आप देख सकते हैं। पीएस को देखने से हमें पता लगता है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। स्कूल को इसमें स्कूल से शो किया गया है। धार्मिक स्थल भी आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर दिखाई दे रहा है, एक मस्जिद दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक चर्च भी आपको दिखाई दे रही है।
हरे रंग के जो प्रतीक यहाँ पर दिख रहे हैं वो पेड़ हैं, और जो भूरे रंग से दिखाए गए हैं वो मकान दिखाए गए हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक तीर का निशान लगा के एन लिखा हुआ है। इसका मतलब है नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा। रेखा चित्र की बात कर लेते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर यादाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। यानी आप कह सकते हैं कि कई बार हम किसी भी चीज़ का एक रफ स्केच बना लेते हैं। रफ स्केच का मतलब कि उसमें पैमाने का यूज़ नहीं किया जाता, हम यादाश्त के हिसाब से ही देख लेते हैं कि कहाँ क्या चीज़ थी। बच्चों, अगर आपसे ये कहा जाए कि अपने घर का मानचित्र बनाइए, तो आप क्या करेंगे? पेंसिल और पेपर ले करके उसके ऊपर अपने घर में जो भी कमरे हैं, जो भी दीवारें हैं, उनको शो करने के लिए क्या करेंगे? उनका आरेखण करेंगे, जो कि पैमाने पर आधारित नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं रेखा चित्र। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मतलब कि आपको अगर तुलना करनी है दो स्थानों के विषय में, दो स्थानों के बीच में, तो आप क्या करेंगे? आरेखण की सहायता से तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कि अपने घर से लेकर स्कूल तक का मानचित्र बना सकते हैं, और रास्ते में दिखाई देने वाली चीज़ों को आप प्रतीकों की सहायता से दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रफ स्केच बनाया गया है। एक मैप को बनाने की कोशिश की गई है किसी बच्चे के द्वारा। उसने दिखाया है कि किस तरह से कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। एक कच्चा आरेख है, इसी को हम कहते हैं रेखा चित्र। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। बच्चों, जब आप भारत के मैप को देखते हो और अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपका गांव इसमें कहाँ पर है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपको अपना गांव नहीं मिलता, क्योंकि वो भारत का जो क्षेत्रफल है बहुत अधिक है और आपको एक छोटे कागज़ के ऊपर वो मानचित्र दिखाया गया है। लेकिन कई मानचित्र ऐसे होते हैं जो बड़े पैमाने पर होते हैं। यानी अगर भारत का मानचित्र का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, तो आप उसको पैमाने को बड़ा भी कर सकते हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से। जैसे किसी गांव का मानचित्र, किसी गांव का मानचित्र यानी छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दिखाया जाना। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है, क्योंकि वो बड़े पैमाने का है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखा सकते हैं। कभी कभी हम जानना चाहते हैं कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक गांव में जो ज़मीन का बंटवारा हुआ है, प्लॉट्स का बंटवारा है, वो इस तरह से है। तो ये एक खाका है जिसमें एक गांव के मानचित्र को दिखाया गया है। अब हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि मानचित्र में रूढ़ चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है। यहाँ पर आपको कुछ चिन्ह दिखाए गए हैं, जैसे मंदिर, चर्च, मस्जिद, मकबरा, ईदगाह, छतरी, सर्वेक्षित गांव, किला, युद्ध स्थल आदि। इसी तरह सुरक्षित वन, तार घर, निरीक्षण बंगला, शासकीय बस्ती, रेलवे लाइन पर सड़क आदि कुछ चित्र दिखाए गए हैं। आपने इन रूढ़ चिन्हों में से किन किन चीज़ों को देखा हुआ है? आपको उनकी एक सूची बनानी है। इस क्रियाकलाप में आपको अपने घर का एक रफ मानचित्र बनाना है और उसमें सभी चीज़ों को
जितनी चीज़ों को आप दिखा सकते हैं उन चीज़ों को आपको प्रतीकों के रूप में भी दिखाना है। धन्यवाद।